बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट वगैरह, कंडीशंस, उनका क्या रिलेशनशिप बनता है। तो उसमें फर्स्ट जो है हमारे पास है, ये एमसीक्यू के तौर पे भी पॉइंट आपका बनता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेमडा और टी दोनों से रिलेशन शो करती है। कि जो आप लाइट यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्टिवनेस को नोट करने के लिए, उस पे भी डिपेंड करती है, लेमडा पे, वेव उसकी वेवलेंथ पे, और टी टेम्परेचर पे। अच्छा, एक पॉइंट तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप था, कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। फिर हमें पता है भी टेम्परेचर के चेंज करने से डेंसिटी में अफेक्ट होती है। तो जब टी चेंज करेंगे, डेंसिटी चेंज होगी, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है ना, वेवलेंथ का क्या ताल्लुक है ना इस हवाले से, जो आने वाली लाइट है उसका क्या है। तो उसमें आप एक रिलेशनशिप माइंड में रख सकते हैं कि जो लाइट जब मुड़ती है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है और वो बेंड हो रही है, कि सीधी पास नहीं हो रही थी बल्कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी। तो ये जो बेंडिंग की सलाहियत है ना, ये लेमडा पे डिपेंड करती है। और किस तरह डिपेंड करती है, कि एक इनवर्स रिलेशन आप समझ लें। मतलब कि वो लाइट की रे जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, वो इतना ज्यादा बेंड नहीं होगा। ठीक हो गया। जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि छोटी वेवलेंथ में आपको पता ना कि स्मॉल क्रेस्ट एंड स्मॉल ट्रफ होंगे। तो वो फिर अंदर जो मालिक मीडियम में एंटर होंगे, तो हर एक के साथ उनके इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो जिसकी वजह से उनकी बेंडिंग भी ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा मुड़ जाते हैं। उसके लिए आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा छोटी होगी। और वो लाइट जिसकी लेमडा बड़ी है, तो लार्ज क्रेस्ट एंड ट्रफ बन के जा रहे होते हैं, तो वो फिर आगे मीडियम की बॉडी के साथ इंटरेक्शन के चांसेस कम हो जाए, कम इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से उसकी फिर बेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। तो एन की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी यूज होने वाली वेवलेंथ लेमडा, उस पर भी डिपेंड है। और टी जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करती। इसी की एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही एक हमने वैल्यू निकालते हैं, स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिविटी इसको बोलते हैं। इसका फायदा क्या है, कि आपने वो जो लेमडा और टी दो थे ना फैक्टर, तो हम टी के फैक्टर को यहाँ माइनस कर लेते हैं। लेमडा का तो रहेगा लेकिन जो टी जो फैक्टर है ना, वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। वो कैसे होगा, कि आपने आर लिया है एन स्केयर माइनस वन ओवर एन स्केयर प्लस टू, एन से मुराद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंटू वन ओवर टी। अब इसमें एन का फैक्टर भी है और डेंसिटी का फैक्टर भी है। अब जब आप टी को चेंज करेंगे तो एन भी चेंज होगा, डी भी चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। लेकिन ओवरऑल आपके आर का जो आंसर है उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं जो स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिविटी है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन लेमडा पे ये डिपेंड अभी भी करती है। ठीक है, एक टर्म ये है। इसी तरह की एक और टर्म मोलर रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर अगर आप उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोलर रिफ्रैक्शन बन जाएगा। तो सिर्फ हमने एम ही ऐड किया, और मोलर मास तो वैसे ही आपको पता है किसी फैक्टर पे डिपेंडेंस उसकी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि आर एम जो मोलर रिफ्रैक्शन है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन वेव लेंथ पे डिपेंड ये करता है। ये भी करता है और वो स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन भी करती, दोनों करते हैं। यूनिट्स निकालेंगे तो इनकी वैल्यूज पुट करें। अच्छा, एन जो है उसका तो आपको पता है कोई यूनिट नहीं होता ना, क्योंकि एन थी ना रेशो। एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रेशो थी दो एंगल्स की। जो ऊपर वाले की यूनिट है वही नीचे वाले का यूनिट, कैंसिल हो गए। और सेम रेशो की आपको पता है, सेम क्वांटिटीज हो, उनका अगर आप रेशो लेते हैं तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। तो उसके एन जो था उसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो गई थी, कोई उसका मतलब वो यूनिट नहीं था। अब जो डेंसिटी का यूनिट होगा उसी के हिसाब से ही आर की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह आर एम निकालेंगे तो उसमें मोलर मास भी शामिल हो जाएगी। तो मोलर मास के हिसाब से उसकी जो ग्राम पर मोल हमारे पास होता है वो भी इसी में ऐड कर लेंगे, तो दोनों को कंबाइन करके कैंसिल वगैरह हो के मतलब मासेस कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी वॉल्यूम और मोल बचेंगे। तो ऐसा यूनिट और इसके भी हम आर एम का भी इसी तरह बना लेते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है मोलर रिफ्रैक्शन एज एडिटिव प्रॉपर्टी।
कि जैसे हमने शुरू शुरू में याद होगा लिक्विड्स में हमने बात करते कहा था कि कुछ लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज एडिटिव होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव होती हैं। तो जो मोलर रिफ्रैक्शन है ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब हर एटम जो उसके अंदर मौजूद है वो एड अप होते हैं, क्योंकि हर आने वाली लाइट के साथ इंटरेक्शन तो एटम्स का ही होता है ना, ये मालिक्यूल्स का है, मालिक्यूल्स के अंदर एटम्स का है, तो एटम्स के इंटरेक्शन के बाद वो सारा प्रोसेस बन रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर एटम की रिफ्रैक्शन अलग हैं, तो वो फिर इकट्ठी होके पूरे जो है ना वो उस सब्सटेंस की रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी बन जाती है, और कॉन्स्टिट्यूटिव भी आ गई, क्योंकि डेंसिटी जो थी ना उस पे हमने कहा था टेम्परेचर रिलेटेड, डेंसिटी रिलेटेड। तो इस वजह से जो आपका मोलर रिफ्रैक्शन, अच्छा हाँ एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे ज़हन में आपने रखना है कि हमने कहा ना आर एम की वैल्यू या आर की वैल्यू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, किसी एक सब्सटेंस की ये बात हो रही है ना। एक एक मतलब पानी आपका मीडियम है, तो पानी की ये एन की वैल्यू पानी है, तो पानी के लिए उसका टेम्परेचर बदलने से उसकी आर या आर एम नहीं बदलेगी। लेकिन आप लिक्विड मीडियम ही बदल देते हैं, मतलब मैं लिक्विड की बजाय वहां पे ग्लास रख लूं, या लिक्विड की उस वाटर की बजाय मैं वहां पे शहद रख लेता हूँ, तो लिक्विड की नेचर ही बदल देंगे, तो जाहिर बात उसकी डेंसिटी अपने हिसाब से है। ठीक है, तो उसकी आर की वैल्यू अपनी निकलेगी, डिफरेंट होगी उससे। ठीक है, लेकिन जो भी उसकी होगी वो फिर आगे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। टेम्परेचर के बदलने से उस एक खास कंपाउंड या लिक्विड जो है उसकी आर या आर एम की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे यही है कि एडिटिव प्रॉपर्टी तो हो गई। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह है कि आपके उसके अंदर जो एटम जो मौजूद है वो जुड़े हुए कैसे हैं, उसके हिसाब से उनकी डेंसिटीज मुख्तलिफ हो जाएंगी, एक लिक्विड की और है दूसरे की। और जैसे वाटर की एक ही टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी और होगी और एथानॉल की और होगी, कि एथानॉल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर है और उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पानी में, तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, उसकी डिफरेंट होगी, तो उनकी निकाली हुई मोलर फ्रैक्शंस की वैल्यूज भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो ये एटम्स पे भी डिपेंड करती हैं और उसके अंदर मौजूद उनकी अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करती हैं। तो एमसीक्यू के तौर पे ये पॉइंट भी जहन में आपने रखना है कि मोलर रिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव भी है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव। जैसे हमने पैराकोर की बात की थी वो भी एडिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव था, रेयोकोर की बात की वो भी एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव था, और ये मोलर फ्रैक्शन भी उसी कैटेगरी में आता है, ये भी एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव ही कहलाता है। मोलर फ्रैक्शन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के, मोलर फ्रैक्शन आपको किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो इसके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है। इसने एक एग्जांपल ही सॉल्व की है एथेनॉल के हवाले से, कि हम कहते हैं कि नहीं एथेनॉल का ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। तो अगर उसका हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स, उसकी डेंसिटी, उसका टेम्परेचर, फिर सोर्स ऑफ लाइट, मोलर मास वगैरह कैलकुलेट करके उसको हम जब निकालते हैं, तो ये इस फार्मूले से जो निकाल रहे हैं ना वो वैल्यू ये है। ठीक है, और जो ये आगे एक किस्म की कह लें कि आपकी एन तो आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है ना इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो इसलिए ये आर एम जो निकला हुआ ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और फिर आपने आर एम कैलकुलेट किया इस टेबल में वैल्यूज को, एटमों की वैल्यू सबको जमा करते हुए, इकट्ठा उनकी कास्ट स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए, इनकी कैसे कैसे अटैचमेंट्स हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो वो वैल्यूज में वो सेम आती हैं। तो इसका मतलब ये कि ये वाला बनाया हुआ इसका स्ट्रक्चर ठीक है। अगर आप इसको अरेंजमेंट को बदल दें और तरह कर दें, यानी इसको आप ईथर बना दें, अगर डाई मिथाइल ईथर बना दें, और उसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एन की इस टेबल के मुताबिक तो वो डिफरेंट आएगी, और जो एक्सपेरिमेंटली निकली वैल्यू वो डिफरेंट होगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर उसका ठीक नहीं है। एक पॉइंट और इसमें आता है कि मोलर फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन की हमने फाइंड करनी हो, तो अब सोल्यूशन में तो दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक सॉल्यूट आता है और एक सॉल्वेंट आता है। उसमें फिर हम कहते हैं कि हमें फिर दोनों को शामिल करना चाहिए, तो उसमें हम फिर x1 m1 प्लस, अब वो जो मोलर मास आपने लेनी थी ना असल फॉर्म, n² - 1 और n² + 2, तो वैसे ही है ना, n तो उस सोल्यूशन की रिफ्रैक्टिव की वैल्यू आ गई। ये जो मोलर मास था m/d था, तो मोलर मास पहले तो एक लिक्विड प्योर होता था तो उसी की निकाल लेते थे, अब तो सल्यूट सॉल्वेंट इकट्ठे हो गए, तो फिर हमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को शामिल करना पड़ता है। तो एक्स से उनकी मोल फ्रैक्शन है और एम से मुराद उनकी मोलर मास है, दोनों को हम सम अप करके टोटल यानी सोल्यूशन की
मोलर मास निकाल लेते हैं और फिर उससे इस तरह आर एम जो है एक सोल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में है जी ऑप्टिकल अबनॉर्मेलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्शन के हवाले से। ऑप्टिकल अबनॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि कहते हैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हम जो करते हैं आर एम की वैल्यू, और जो थ्योरेटिकली हम लेके आते हैं कैलकुलेट करते हैं वो वाली, दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो उसमें बाज दफा ये वैल्यूज बराबर नहीं होती। एक्सपेरिमेंटल से कैलकुलेट की वैल्यू ग्रेटर होती है थ्योरेटिकल की वैल्यू से, थ्योरेटिकल वाली कम होती है। तो कहते हैं ये जो फर्क आ रहा है इस फर्क को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्साल्टेशन। ठीक हो गई। और या इसके ऑप्टिकल अबनॉर्मेलिटी का नाम दिया जाता है। ये होता क्यों है ना, उसमें एक पॉइंट तो ये कि जो कॉन्जुगेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट है, कॉन्जुगेटेड भी हैं और ओपन चेन भी हैं। अगर ओपन चेन हो कॉन्जुगेटेड ना हो तो ये प्रॉब्लम सामने नहीं आती। ठीक है जी। और कॉन्जुगेटेड हो और ओपन चेन ना हो तो फिर भी, जैसे बेंजीन है उस केस में हमें ये प्रॉब्लम सामने नहीं आती। तो कॉन्जुगेटेड भी हो और ओपन चेन भी हो तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल से ग्रेटर हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्साल्टेशन का, कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू बराबर नहीं आती। और रीजन क्या हो सकती है कि हम कहते हैं ना उसमें कि आप ले रहे हैं वहां पे फॉर एग्जांपल दो डबल बाड हैं या दो सिंगल बाड हैं, एक सिंगल है या दो डबल है, तो आप एक सिंगल दो डबल को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो तो एवरेज है, वो प्योर डबल नहीं है, प्योर सिंगल नहीं है, वो मिड में आए पड़े होते हैं रेजोनेंस वगैरह की वजह से ना, कॉन्जुगेशन की वजह से। तो हमारी फिर जो वैल्यूज हमने रखी है इस टेबल में वो प्योर डबल के हिसाब से ये डबल बाड ट्रिपल बाड वो लेके रखा हुआ है। तो हमें तो नहीं पता कि वो जो इंटरमीडिएट है उनकी की वैल्यूज में क्या फर्क पड़ रहा है, तो चूंकि हम वो कंसिडर नहीं कर रहे होते इसलिए हमारी कैलकुलेट की हुई वैल्यू जो है वो जरा बदल जाती हैं, और एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज आती हैं वो जरा उससे बड़ी आती हैं, डिफरेंट आती हैं, मैच नहीं हो पाती। अच्छा दूसरा एक पॉइंट हो गया ओपन चेन कॉन्जुगेटेड में ये पॉइंट आता है। दूसरा ऑप्टिकल एक्साल्टेशन एंड द बेंजीन रिंग। कहते हैं बेंजीन रिंग जो साइक्लिक इन कॉन्जुगेटेड है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक जैसे हैं कंपाउंड, तो एरोमेटिक्स के अंदर ये फिर प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आती कि वो उसमें वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सेम ही आती हैं, उनमें ऑप्टिकल एक्साल्टेशन अक्कर नहीं करती। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी हैं, जैसे ये असीटोफिनोन है, स्टायरीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, कि इन इनके केसेस में ये ऐसा नहीं होता कि ऑप्टिकल जो अबनॉर्मेलिटीज एग्जिस्ट कर जाती हैं। हालांकि ये एरोमेटिक हैं, ये बेंजीन खाली बेंजीन में नहीं है, लेकिन बेंजीन के ऊपर आप कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो फिर ये इस डबल सिंगल में गड़बड़ आ गई तो वैल्यूज बदल गई। इस तरह ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड लग रहा है तो डबल सिंगल में बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ गया आगे पीछे, तो इस वजह से वो उस ग्रुप की नेचर में फर्क पड़ गया तो वैल्यूज बदल गई। अच्छा नेप्थलीन और एंथ्रासीन हैं तो एरोमेटिक ही, प्लेनर भी होती हैं चल रही होती हैं, लेकिन इसमें ना एक थोड़ा सा फर्क है कि इन में अगर आप देखें ना इनकी थ्योरेटिकल या इसको सर्च करें तो इसमें पता चलता है कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो है ना वो सारी एक जैसी नहीं आती, कुछ बॉन्ड लेंथ इनमें डिफरेंट हो जाती है, फर्क पड़ जाता है। तो बॉन्ड लेंथ में चेंज आने की वजह से वो फिर गड़बड़ हो जाती है और वो ऑप्टिकल एक्साल्टेशन या ऑप्टिकल अबनॉर्मेलिटी जो है ना इस केस में हमारा ये पॉइंट, ये वाले कंपाउंड भी आ जाते हैं, हालांकि एरोमेटिक हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं।